पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक इन यूनिट नंबर 4 दैट इज़ ट्रांसशिपमेंट। ये अगेन एक की टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं व्हेनेवर वी वांट टू रेफर के एक ये बेसिकली ये क्वालिटी है, ये एक फीचर है ऑफ कंटेनराइजेशन। कंटेनर्स की एक फीचर है कि जो कंटेनर्स होते हैं दे आर लाइक वी कैन ट्रांसशिप देम, दे कैन बी ट्रांसशिप्ड, यानी वो मुख्तलिफ वेज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग या मुख्तलिफ वेज ऑफ मुख्तलिफ मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल दे कैन बी कैरिड थ्रू थ्रू योर सी यानी थ्रू शिप्स, दे कैन बी कैरिड थ्रू योर रोड, यानी आपके पास गाड़ियाँ आ गई, ट्रक आ गए उसके अंदर, एंड दे कैन बी कैरिड थ्रू रेलवे एंड दे कैन बी कैरिड थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट एज वेल। तो सी ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट और फिर एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो इन सारों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ अ फीचर ऑफ कंटेनर्स, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं, वो एक ब्लॉक टाइप सा होता है, तो इसलिए हमारे लिए आसानी होती है, हम उनको किसी भी ट्रांसपोर्ट मेथड के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ ट्रांसशिपमेंट, और बस इतना ही है। इट इज़ जस्ट अ टर्मिनोलॉजी जो कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपसे पूछी भी जा सकती है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग हाउ वेयर हाउसेज स्टेबलाइज प्राइसेस। इसमें आपको समझना होगा कि हमारे पास तीन तरह के वी हैव सिनेरियोज। पहला सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि आपके पास सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, डिमांड कम है, यानी आपके पास एक्सेस सप्लाई है। तो ये सारी आपके पास एक्सेस सप्लाई, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पास सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, या सप्लाई नॉर्मल है, डिमांड ज़्यादा है। तो अगेन इसमें आपके पास डिमांड ये जो सारी ज़्यादा है, इसको रेड से हमने हाईलाइट किया हुआ, दैट वुड बी योर शॉर्टेज, क्योंकि लोग इतना डिमांड कर रहे हैं मगर सप्लाई कम है। तो ये शॉर्टेज और फिर एक्सेस सप्लाई, ये दो चीज़ें हैं जो कि प्राइस को ऊपर नीचे करती हैं। एक्सेस सप्लाई में क्या होता है, आपकी प्राइस गिर जाती है क्योंकि सप्लायर्स ने अपनी ये सारी चीज़ें बेचनी हैं, ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी अगर वो रखी रहेंगे। ये अगर वो ख़राब ना भी हों तो इस चीज़ों को रखने का इनकी सिक्योरिटी का, इनको मैनेज करने का इसकी कॉस्ट होती है, दे विल हैव टू पे दैट। तो हमारे पास सप्लाई जो होगी, अगर वो ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी कॉस्ट ज़्यादा बियर कर रहे होंगे सप्लायर्स, क्योंकि इसको हमने प्रोटेक्ट करना है, हमने इसको हैंडल करना है, इसको हमने स्टोर करना है। दैट इज़ वाई दे वुड वांट कि भाई वो जल्दी से बिक जाए। मगर आपके पास डिमांड है ही नहीं इतनी, तो डिमांड नहीं होगी इतनी, तो डेफिनेटली उनको अपनी प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। दे वुड नीड टू ऑफर सेल्स एंड डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स, ताकि आप लोग अट्रैक्ट हों, ताकि आप लोगों से ख़रीदें। इसलिए एक्सेस सप्लाई में आपकी प्राइस गिर जाती है नीचे, जबकि शॉर्टेज के अंदर आपकी प्राइस बढ़ जाती है ऊपर, क्योंकि सप्लाई कम है, मोर पीपल वांट दैट स्पेसिफिक गुड फ्रॉम यू। आपके पास वो चीज़ बहुत कम है, तो आप सिर्फ उसको देंगे जो कि आपको सबसे हाईएस्ट प्राइस देगा। इट्स लाइक बिडिंग। जब आप क्या कहते हैं उसको, ऑक्शन करते हैं किसी चीज़ को, तो आप क्या करते हैं कि आप एक प्राइस बताते हैं, और फिर पूरे क्राउड में से जो बंदा सबसे हाईएस्ट प्राइस आपको दे रहा होगा, वो उस चीज़ को ले लेता है, वो उस चीज़ को खरीद लेता है, सिंपल एज़ दैट। तो प्राइस इसमें बढ़ती है और इसमें प्राइस कम होती है। तो अब हमने ना तो प्राइस को डिक्रीज़ करना है, ना हमने प्राइस को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि डिक्रीज़ करेंगे तो सप्लायर का लॉस हो रहा होगा, इंक्रीज़ करेंगे तो कंज्यूमर्स जो हैं उनका लॉस हो रहा होगा। तो हमने स्टेबलाइज़ करनी है प्राइसेस को। वो कब होंगी, जब सप्लाई और फिर जब डिमांड आपकी इक्वल होगी। जितनी सप्लाई है एग्जैक्टली उतना हम बेच रहे हैं। वो कब होगा, ये उस वक्त होगा जब आपके पास जो वेयर हाउसेज हैं वो चीज़ों को स्टोर करें। फॉर एग्जांपल, सप्लाई जब बढ़ गई थी, एक्सेस सप्लाई हो गई है, सो देयर शुड बी वेयर हाउसेज जो कि इसको स्टोर कर लें, ताकि इसकी कॉस्ट सप्लायर्स को बेयर ना करनी पड़े, क्योंकि स्टोर करने की, रेंट करने की सारी उसकी कॉस्ट होती है। तो होलसेलर्स को जो वेयर हाउसेज होते हैं वो उसको स्टोर कर लेते हैं एट अ लोअर कॉस्ट। डेफिनेटली इसकी भी कॉस्ट है, मगर एट अ लोअर कॉस्ट, बजाय इसके कि सप्लायर खुद अपने घर पे चीज़ें रखे, अपनी दुकान को बराबर रखे। और दूसरे सिनेरियो के अंदर वेयर हाउसेज क्या करते हैं कि जब शॉर्टेज होती है, तब वो जो उन्होंने स्टोर किया होता है उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो वेयर हाउसेज आर एसेंशियली लाइक अ ह्यूज स्टोर। बस वहाँ पे चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं, इट्स लाइक एन एटिक, इट्स लाइक अ स्टोर। वहाँ पे बस आपकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जब ज़रूरत पड़ती है आप निकाल लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप घर को खाली रखने के लिए आप सारी चीज़ें उस स्टोर के अंदर बंद कर देते हैं। तो दोनों सूरतों में आपका फ़ायदा हो रहा है। तो हम कभी भी इक्वल प्राइसेस रख नहीं सकते,
ये बहुत मुश्किल होता है, कभी ये बढ़ता है, कभी गिरता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं इट इज़ अ वेरी डायनामिक मार्केट एनवायरनमेंट। डायनामिक कहते हैं ऑलवेज़ चेंजिंग को। ठीक, ये था आपका एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था यूनिट नंबर 4 के अंदर। देन यू हैव बॉन्डेड वेयरहाउस, बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट है इसका। बॉन्डेड वेयरहाउस हम कहते हैं जब भी कोई चीज़ जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर रही हो, यानी वो ग्लोबल ट्रेड में इन्वॉल्व्ड है, उसने पॉइंट ए से पॉइंट सी में जाना है, मगर जो कश्ती है, जो शिप ए है, वो सिर्फ जाती है फ्रॉम पॉइंट ए टिल पॉइंट बी। ठीक, फॉर एग्जांपल इंडिया से अमेरिका बहुत रेयर है कि कोई शिप जाती हो, क्योंकि दैट इज़ अ ह्यूज डिस्टेंस। अगर आप यानी यहाँ से जाए, सऊदी अरब के नीचे से जाएं और फिर अम, आप अफ्रीका और फिर वो घूम के यूरोप और फिर अमेरिका जाएं, दैट इज़ बी क्वाइट लॉन्ग। इसी तरह से अगर आप राइट साइड से जाएं, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से जाएं फिर यू कनेक्ट बैक टू अमेरिका, दैट टू विल बी क्वाइट लॉन्ग। सो व्हाट डू यू डू? यू बेसिकली चेंज योर शिप्स। जैसे हम कहते हैं ना कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, इसी तरह से कनेक्टिंग शिप्स भी होती हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी जो भी आपका सामान है, वो किसी बीच में कोई यानी जिस कंट्री में आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, या आपकी कनेक्टिंग शिप है, तो वहाँ पे वो उतर जाएगा और उसको उतार के वहाँ पे एक बॉन्डेड वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाएगा। बॉन्डेड वेयर हाउस करते क्या है कि एक बहुत सेफ और सिक्योर और गवर्नमेंट के अंडर ये जो गवर्नमेंट की जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं, उनके ये अपने वेयर हाउसेज होते हैं, और इसमें सिक्योरिटी भी होती है, इसमें नहीं दे आर रेफ्रिजरेटेड एज वेल, ताकि आपकी जो जितनी भी पेरिशेबल आइटम्स हैं वो पेरिश ना हो, और इसमें आपको कोई टैक्स पे भी नहीं करना पड़ता। सो यू जस्ट पुट योर गुड्स हेयर फॉर 2 to 3 days, या जितना भी टाइम आपको चाहिए, जब तक आपकी अगली शिप रवाना नहीं होती, जब तक आपकी अगली शिप डिपार्ट नहीं होती, एंड देन यू लोड देम ऑन दैट न्यू शिप, और वो पहुंच जाती हैं टू योर डेस्टिनेशन। सो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू कनेक्टिंग फ्लाइट्स। कनेक्टिंग फ्लाइट में भी यही होता है। पाकिस्तान से हम लोग जा रहे हैं, लेट्स से फ्रांस जा रहे हैं, तो हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी तुर्की के अंदर या सऊदी अरब के अंदर होगी, और हम वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ पे रुक के हमने इवन 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट भी होती हैं। और 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट का मतलब ये हुआ कि आप एक जगह रुकेंगे, फिर आप एक और यानी एक और आप अपना जहाज़ चेंज करेंगे, फिर आप दूसरे जहाज़ में जाएँगे, और उसकी उसका एक अलग स्टॉप होगा, वहाँ पे आप रुकेंगे, फिर वहाँ से तीसरा जहाज़ लेंगे। तो वो सारा बोर्डिंग पास आपको दिए होते हैं, ये सब कुछ मैनेज होता है, आपको सिर्फ उतरना होता है, आपने वेट करना होता है अगले जहाज़ क्या यानी डिपार्ट होने के जब तक टाइम नहीं आ जाएगा। इट इज़ गुड, बट अगेन टाइम लगता है इसके अंदर, ख्वारी होती है, मगर गुड्स हैं, गुड्स लाइक दे डोंट हैव फीलिंग्स, सो गुड्स को हम ये अफोर्ड कर सकते हैं गुड्स के साथ। ये था आपका यूनिट नंबर 4 का सारी चीज़ें। अब हम आते हैं टुवर्ड्स योर यूनिट नंबर 5। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका सेकंड लार्जेस्ट यूनिट है पूरे के पूरे कॉमर्स के नए सिलेबस के अंदर। सो यू हैव डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग। आपने हमेशा याद रखना है एडवर्टाइजिंग इज अ बिगर कॉन्सेप्ट लाइक एन अम्ब्रेला, और उसके अंदर यू हैव सेल्स प्रमोशन। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो सेल्स प्रमोशन को कवर अप करती है इस तरह से। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? एडवर्टाइजिंग बेसिकली 4 चीज़ों को हम कहते हैं इन दिस एग्जैक्ट ऑर्डर। सो यू हैव फर्स्ट यू इन्फॉर्म, and then you wish to persuade your customer, and then you want to build trust या build your brand image ताकि आप ट्रस्ट को बिल्ड करें, and lastly you want to increase your sales। इस सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो पहले आपके पास इन्फॉर्म आ जाएगा, फिर टू परसुएड, फिर टू बिल्ड ट्रस्ट एंड टू इंक्रीज सेल। सो जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग। इस कॉन्सेप्ट के अंदर यू हैव मुख्तलिफ लाइक यू हैव डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू अचीव दीज गोल्स जो कि आपने यहाँ पे रखे हुए हैं। यू हैव you want to inform your customer, you want to persuade them, you want to build trust with them, you want to increase your sale. In order to achieve them all, yeah, in order to achieve some specific objective from these four, you need some specific ways, you need some methods। उन मेथड्स को हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। सो सेल्स प्रमोशन दे आर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स या फिर शॉर्ट टर्म मेथड्स इन ऑर्डर टू बूस्ट योर सेल्स, क्योंकि हमारा जो फाइनल गोल है वो यही है ना, टू इंक्रीज सेल्स। बस वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने फिर ये 3 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। तो सेल्स प्रमोशन हम कहते हैं बेसिकली उन सारे मेथड्स को जो कि हम अप्लाई करते हैं ताकि हम अपने आप को एडवर्टाइज करें, ताकि हम अपनी सेल्स को प्रमोट करें। फॉर एग्जांपल, इसमें आपके पास डिस्काउंट है, ऑफर है, सेल है, फ्री गिफ्ट्स हैं, फ्री सैम्पल्स हैं, रिव्यूज़ हैं, इसके अलावा कस्टमर सर्विस है। ये सारे वो तरीके हैं कि जिसके थ्रू आप अगले बंदे को इंसेंटिव देते हैं कि वो दोबारा से आपसे चीज़ें खरीदें और आपकी सेल्स को इनको वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करें। ठीक हो गया? देन यू हैव
डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड और फिर डायरेक्ट डेबिट। ये अक्सर स्टूडेंट्स अपने 6 मार्कर्स और 8 मार्कर्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता था, तो उसमें उन्होंने उसको शिफ्ट यानी उसको उसको उन्होंने फ्लिप कर दिया था। दे थॉट कि भी डायरेक्ट डेबिट का मतलब होता है डेबिट कार्ड। वेल नो, डेबिट कार्ड होता है इट्स अ सिंपल कार्ड, आपका बैंक कार्ड होता है, आप उसमें पैसे डालते हैं और पैसे डाल के पैसे आप कैसे डालते हैं, वेल यू ट्रांसफर इट ऑनलाइन या आप एक चेक लिख के देते हैं अपने बैंक वालों को, वो आपके अकाउंट में डाल देंगे। ये बेसिकली आपके अकाउंट से पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। सो डेबिट कार्ड इज़ अ बैंक कार्ड, सिंपल सा कार्ड है, पैसे डाले, पैसे निकाले, अपनी यानी ट्रांज़ैक्शन की, दैट इज़ इट। बस इसका सिर्फ यही काम होता है। आप एटीएम पे जाते हैं, आप निकालते हैं पैसे, बस खत्म कहानी। डायरेक्ट डेबिट इज़ बेसिकली आपने कोई सब्सक्रिप्शन बाय की है और फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने सब्सक्रिप्शन बाय कर ली, तो आपने जो भी उसकी टर्म्स थी, जो भी चीज़ें थी वो आपने एक्सेप्ट कर ली। अब वो सब्सक्रिप्शन आपने ली है, लेट्स अज़्यूम आपने ली है जनवरी के अंदर आपने ली है, लेट्स अज़्यूम कि वो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है। तो अब नाउ यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स और होगा क्या, 1 महीना जब ख़त्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके आपके अकाउंट में से जनवरी के महीने की पेमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी, यानी माइनस हो जाएगी। आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं, आपको सिर्फ एक मैसेज आ जाएगा कि भई इतनी पेमेंट डिडक्ट हो गई है। किसने की है? नेटफ्लिक्स ने की है। क्यों की है? क्योंकि आपने उनसे सब्सक्रिप्शन ली हुई थी। अब फरवरी का महीना आ गया, फिर मार्च आ गया, फिर अप्रैल आ गया, हर महीने वो अपनी फ़ी काटते रहेंगे। डायरेक्ट डेबिट कर रहे हैं, डेबिट कहते हैं अकाउंट से यानी अकाउंट से निकल रहा है। मैंने अपने अकाउंट से कोई चीज़ बाहर निकाल दी, इसको कहते हैं डेबिट करना। क्रेडिट कहते हैं पुल को कहते हैं, यानी मैंने किसी के अकाउंट से पेमेंट वसूल की। तो नेटफ्लिक्स ने इसके अंदर क्रेडिट किया है $10 को और आपने डेबिट किया है। अभी यानी जो डेबिट है क्रेडिट है इसको आप छोड़ दें, ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि डेबिट कार्ड इज़ डिफरेंट और डायरेक्ट डेबिट डिफरेंट होता है। डायरेक्ट डेबिट होता है कि जब इक्वल पेमेंट्स आपके अकाउंट से कटती जाएं विदाउट यू मैनुअली डूइंग देम, क्योंकि आपने किसी सब्सक्रिप्शन कोई सर्विस आपने बाय की हुई है, सिंपल एज दैट। ठीक, तो जब तक आप रोकेंगे नहीं इसको, यानी ये पूरा साल 2 साल 3 साल तक यानी चलती रहेगी। हाँ, अगर आप कह दें कभी नाउ आई वांट टू अनसब्सक्राइब फ्रॉम योर सर्विस, तो फिर आपको आखिरी महीने की पेमेंट करनी होगी, उसके बाद से फिर आपके अकाउंट से वो नहीं काटेंगे, उसका एक्सेस खत्म हो जाएगा उनके पास। देन यू हैव अनदर कॉन्सेप्ट, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कहते हैं हम, ये इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होती है। उसमें होता क्या है, यू हैव योर बायर एंड यू हैव योर सेलर। अब सेलर ने इंटरनेशनल किसी बायर को उसने कुछ चीज़ बेचनी है, मगर ये भी तो हो सकता है ना कि ये चीज़ बेच दे, यानी ये चीज़ वो उसने ट्रांसपोर्ट कर दी और वो चीज़ पहुंच जाए बायर के पास, मगर बायर पे ना करे उसको। तो इसके पास चीज़ भी आ गई, उसने यानी पे भी नहीं किया, तो सेलर के साथ फ्रॉड हो गया। या एक और सिनेरियो ये होता है कि बायर ने पेमेंट भेज दी और सेलर ने वो चीज़ भेजी ही नहीं उसके पास, या वो चीज़ बहुत यानी बहुत फ्रॉडुलेंट थी, बहुत फेक थी, बहुत थोड़ी सी उसने वो चीज़ भेजी, तो ये बायर के साथ फ्रॉड हो गया। ठीक, तो फ्रॉड से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट बनाते हैं। किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। बैंक के पास जाते हैं और हम दोनों एक बैंक को चूज़ करते हैं। तो सेलर भी एक बैंक को चूज़ करेगा, बायर भी एक बैंक को चूज़ करेगा। वो एक सिमिलर बैंक होगा, एक यानी कॉमन बैंक होगा। उसके पास जाके हम कह देते हैं कि भई हमने एक ट्रेड करनी है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम फ्रॉड, और उसके लिए वी वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। उसमें करेगा क्या बैंक कि वो कहेगा ठीक है, सेलर से कहेगा कि आप वो चीज़ भिजवाएँ और बायर से कहेगा कि आपने पेमेंट मुझे भेजनी है, बजाय सेलर को भेजने के। अगर सेलर की चीज़ आप तक पहुँच गई इन द राइट क्वांटिटी विद द राइट क्वालिटी, देन आई विल रिलीज़ दैट पेमेंट टू द सेलर। ठीक? अगर वो चीज़ गलत हुई, खराब हुई, फॉल्टी हुई, तब फिर वो पेमेंट वापस मैं आपको दे दूँगा। सेलर तक वो चीज़ नहीं जाएगी और वो आप ये फिर अपनी चीज़ वापस रिफंड यानी आप वापस कर देंगे यानी सेलर को। तो इससे क्या हो रहा है कि सेलर भी प्रोटेक्ट हो रहा है, कि उसको भी उसके पैसे मिल रहे हैं और बायर भी प्रोटेक्ट हो रहा है। सिंपल एज़ दैट। ठीक? इसकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ पता हो कि भई ये कैसे काम करता है, क्योंकि आपके पास ये चीज़ आ सकती है कि भई अगर कोई आपके पास केस स्टडी आ सकती है जिसमें वो ये इस्तेमाल कर रहा हो, सो यू शुड नो कि भई हाउ इट इज़ यूज़्ड। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो ये है कि भई हमारे पास इंश्योरेंसेस किस तरह की होती हैं। ये टोटल हमारे पास जो इंश्योरेंसेस हैं वो हैं 7 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस हैं। पहली जो हमारे पास है वो है फायर इंश्योरेंस।
फायर इंश्योरेंस में क्या होगा, जितना डैमेज उस फायर ने किया है उतना आपको पैसे मिल जाएंगे उसके। देन यू हैव थेफ्ट की इंश्योरेंस होती है। किसी बंदे ने कोई चोरी कर ली आपके पर्सनल एसेट्स में से, तो आपको उस पर्सनल एसेट की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप लेट्स अज्यूम कि एक यानी $1 लाख का था या $1000 का था, तो किसी ने वो अगर चोरी की तो मुझे $1000 मिलेंगे एज एन इंश्योरेंस, ठीक। मगर इसमें क्या है कि जितना भी डैमेज उस चोर ने किया वो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको आपको पे करेगी। सो फॉर एग्जांपल उसने घर का दरवाज़ा तोड़ के आया, तो जो उसने लॉक तोड़ा, तो लॉक को रिपेयर कराने की जो कॉस्ट होगी, उसने में भी कोई खिड़की तोड़ी, उसने में भी कोई दरवाज़ा तोड़ा, तो ये सारे जितनी भी रिपेयर की जो कॉस्ट है, ये सारे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये होता है थेफ्ट इंश्योरेंस, ठीक। प्रेमिसेस की इंश्योरेंस क्या होती है, अगर आपका घर टूट जाए, ये होती है बिल्डिंग्स के लिए, घर के लिए होती है। छत गिर गई, यानी छत गिर गई या कोई दीवार गिर गई या कुछ आपकी कोई पाइप थी वो यानी फट गई है, जो आपकी ड्रेनेज पाइप है, वॉशरूम क्लॉग हो गया या फिर जो भी है, तो उस सारे को उस लॉस को वो फिर पूरा करते हैं। जितनी भी कॉस्ट आएगी वो फिर उसको आपको इंश्योर करवाते हैं, प्रूवन कि वो खुद से हुआ हो, वो आपने खुद से नहीं किया हो, यानी वो नेचुरली यानी हुआ हो। चौथी टाइप होती है हमारे पास कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। वेल दैट इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस होता है जब आपके पास कोई एक चीज़ हुई, कोई एक डैमेज हुआ। फॉर एग्जांपल आपकी दुकान को आग लगी। अब आपकी दुकान को आग लग गई है, तो आपकी दुकान को जितना भी डैमेज हुआ वो उन्होंने पे कर दिया। मगर उसके साथ साथ आपकी दुकान जो कि 2-3 दिन के लिए बंद रही उस आग की वजह से, तो कोई आपका ये बिजनेस नहीं हुआ, कोई सेल नहीं हुई, तो उस 2-3 दिन के लॉस को भी वो कवर अप करेगी बाय गिविंग यू द एवरेज अमाउंट यू यूज टू अर्न बिफोर दिस फायर हैपेंड। तो यानी उस डैमेज की वजह से एज अ कंसिक्वेंस जितने भी लॉस हुए उसको भी वो पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी। फॉर एग्जांपल मुझसे गाड़ी यानी कहीं पे लग गई, बल्कि खैर गाड़ी के लिए तो ये नहीं होता, गाड़ी के लिए तो नीचे आ रहा है, मोटर लाइबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं बीमार हुआ और मेरे बीमार होने की वजह से मैं जॉब पे नहीं जा सका 1-2 महीने के लिए, तो मैंने अपने आप को मैंने अपने आप को इंश्योर करवाया हुआ था, विच इज़ अ वेरी अब्सर्ड कॉन्सेप्ट, मगर चलिए मैंने अपने आप को इंश्योर करवा लिया था। तो अब जो 2-3 महीने मैं नहीं गया, जो तो मुझे सैलरी नहीं मिली, वो सारी मुझे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ठीक। देन यू हैव पब्लिक लायबिलिटी। दैट बेसिकली स्टैंड्स फॉर कि अगर आपको किसी ने डैमेज किया या आपने किसी को डैमेज किया, मुक्का मार दिया, उसकी आँख टूट गई, उसकी आँख फट गई या उसका सर फट गया, फिर या फिर जो भी हो गया, तो उसका जितने भी हेल्थ केयर का खर्चा आएगा वो फिर इंश्योरेंस कंपनी हैंडल करती है। देन यू हैव एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी। ये होती है एम्प्लॉयज़ को अगर कोई इंजरी हो जाए या एम्प्लॉई अगर कोई डैमेज पहुंचा दे आपको, तो उसको वो कवर अप करती है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक। जैसे कि अगर आपकी बिजनेस में कोई सेफ्टी चेक नहीं है, आपने उनको हेलमेट नहीं दिए हुए थे, आप उनसे कंस्ट्रक्शन का आप काम करवा रहे थे और कोई ईंट ऊपर से आके गिर गई, तो ब्लेम तो आपके ऊपर आएगा। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ आप क्या करते हैं कि आप अपने बिजनेस को एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी वाली इंश्योरेंस आप खरीद लेते हैं, ताकि अगर कोई ऐसा चीज़ हो तो आपको पे ना करना पड़े अपनी जेब से, बल्कि आप उस एम्प्लॉय को उसकी जो भी इंजरी हुई है उसको आप पे कर लें फ्रॉम योर इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा ये कि अगर किसी एम्प्लॉई ने आपको डैमेज पहुंचाया तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी। देन यू हैव मोटर्स लायबिलिटी। मोटर लायबिलिटी होती है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की तरह ही है। अगर आपकी व्हीकल जो कि आपने इंश्योर करवाई हुई है उसको कोई डैमेज पहुंचे, तो वो उसको पूरा करेंगे। और अगर इस व्हीकल की वजह से कोई लॉस हुआ हो आपको, या आपने किसी और को डैमेज पहुंचा, लॉस होता है जो कि हमें होता है, डैमेज हम किसी और को पहुंचाते हैं। तो खैर डैमेज भी हम अपने आप को कर सकते हैं, यानी दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन दिस सिनेरियो आई एम यूजिंग डैमेज एज समथिंग दैट यू इन्फ्लिक्ट ऑन समवन एल्स एंड लॉस एज समथिंग दैट यू योरसेल्फ बियर। तो आप गाड़ी चला रहे थे, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होते होते आपकी गाड़ी साथ वाले घर में जाके लग गई। आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ, उसके वो पैसे आपको दे देंगे, पर जिस घर में आप लगे उस घर में जो लोगों का नुकसान हुआ उनको भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और आपकी गाड़ी के अंदर जो आप बैठे हुए थे तो आपको जो नुकसान हुआ तो वो भी आपको यानी पे करेगी। तो ये होती है मोटर लायबिलिटी, ठीक। इसके मज़ीद डिटेल्स अगर आपने देखना है कि इंश्योरेंस कैसे काम करती है, उस पे हमारी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा। देन यू हैव डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड प्रॉफिट। कैपिटल होता है, अच्छा ये आपने याद रखना है, कैपिटल और प्रॉफिट ये टर्मिनोलॉजीज आपने यूज़ करनी है अपने एग्जाम के अंदर, मगर एट द राइट मोमेंट। यानी कैपिटल की जगह आपने अगर प्रॉफिट लिख दी तो पूरे पूरे सेंटेंस का मानी बदल जाएगा, क्योंकि कैपिटल होता है द मनी एंड एसेट्स दैट यू पुट इनटू अ बिजनेस, दैट यू इन्वेस्ट इनटू अ बिजनेस। जबकि प्रॉफिट होता है ऑल दैट फाइनेंशियल रिवॉर्ड यू टेक आउट ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट आप निकाल रहे होते हैं, कैपिटल आप
इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक? आई रिसेंटली सॉ अनदर अटेम्प्ट बाय अ स्टूडेंट जिसमें उन्होंने प्रॉफ़िट के बजाय कैपिटल लिखा हुआ था, और उन्होंने कैपिटल की जगह प्रॉफ़िट लिखा हुआ था। वेल प्रॉफ़िट को अगर आपने री-इन्वेस्ट करना है तो उसको हम कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफ़िट कहते हैं। दैट्स अ टर्म, रिटेन्ड प्रॉफ़िट, RETAIND प्रॉफ़िट, ठीक? रिटेन्ड प्रॉफ़िट क्या होता है? वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड यानी जो आपने प्रॉफ़िट कमाया है, आपने उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। सिंपल एज़ दैट। तो अब वो कैपिटल बन जाएगा, ठीक? मगर उसको हम जो टर्म कहते हैं उसको हम कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफ़िट, सिंपल एज़ दैट। तो अगर आपने टर्मिनोलॉजी सही तरह से इस्तेमाल नहीं की, तो आपके पूरे के पूरे सेंटेंस, आपके पूरे के पूरे आंसर का मुकम्मल मीनिंग तब्दील हो सकता है, एंड दैट वुड कॉस्ट यू लॉट ऑफ मार्क्स। ये कुछ फार्मूलाज़ हैं जो कि आपको आने चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट या आप अपने सिलेबस फाइल में से देख लें, क्या प्रैक्टिस कर लें। बहुत ईज़ी है। आपने पहले रेवेन्यू फाइंड किया, रेवेन्यू जब आपने फाइंड कर लिया, ये बेसिकली एक तरह से लिंक्ड है आपस में। आपने पहले रेवेन्यू फाइंड कर लिया और उस रेवेन्यू से फिर आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया, उस ग्रॉस प्रॉफिट से फिर आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फाइंड कर लिया, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू भी था, ग्रॉस प्रॉफिट भी था, तो आपने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, और फिर आपने उसी ग्रॉस प्रॉफिट से आपने नेट प्रॉफिट फाइंड कर लिया या फिर नेट लॉस फाइंड कर लिया, एंड देन यू यूज्ड हाँ, वर्किंग कैपिटल फिर थोड़ा सा डिफरेंट है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज है, और मार्केट परसेंटेज, सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कॉस्ट। You can multiply it by 100 in order to get your answer in 2 percentage. I would want you to focus on working capital, ये बहुत बहुत important है, और I would want you to focus on net profit and net loss for the year, that is quite important, और gross profit margin यानी जो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक, करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है, उसको आप देख लीजिएगा। देन यू हैव इम्प्रूविंग, हाँ, यूनिट नंबर 5 के अंदर सबसे आखिर में यू हैव कि भाई अगर आपके बिजनेस को, उसकी परफॉर्मेंस को अगर आपने इम्प्रूव करना है, एनहांस करना है, तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू। वेल उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 कैटेगरीज़ हैं, इसके लिए बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं, मगर 3 कैटेगरीज़ हैं। जो पहली कैटेगरी है वो ये कि हम अपने सेल्स टर्नओवर को हम इंक्रीज़ करें। टर्नओवर का जहाँ भी लफ़्ज़ आएगा, बेशक लेबर टर्नओवर हो, सेल्स टर्नओवर हो, रॉ मटेरियल्स टर्नओवर हो, जो भी है, प्रॉफिट टर्नओवर जो भी है। टर्नओवर का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना जल्दी आ रही है और ख़त्म हो रही है, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स टर्नओवर का मतलब ये है कि आपकी सेल्स कितने जल्दी हो रही हैं। लेबर टर्नओवर का मतलब ये होगा कि आपके कंपनी में कितने लोग, कितने एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं और कितना जल्दी वो छोड़ के जा रहे हैं। यानी कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, आप उनको डिवाइड करते हैं और आपके पास एक टर्नओवर की रेशो आ जाती है। तो इसी तरह सेल्स टर्नओवर का भी यही सीन है। तो सेल्स टर्नओवर को आपने इंक्रीज़ करना ताकि जितनी यानी ताकि बहुत आपके पास ज़्यादा सेल्स हो रही हों, बार-बार सेल्स हो रही हों, रिपीटेड सेल्स हो रही हों। प्रॉफिट को भी आपने इंक्रीज़ करना डेफ़िनिटली। मार्कअप को आपने ऑप्टिमाइज़ करना। उसकी उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर आप मार्कअप को भी प्रॉफिट की तरह, अच्छा मार्कअप होता क्या है? मार्कअप होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि आपने अपने प्रॉफिट के लिए रखी हुई है। कोई चीज़ अगर आपको ₹5 की पड़ रही है, आप उसको बेच रहे हैं ₹10 की, सो 10 माइनस 5 यू गेट ₹5, सो दैट ₹5 इज़ योर मार्कअप। अगर वो बिक गई, दैट विल बी योर प्रॉफिट। ठीक, तो मार्कअप कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट के अंदर। मार्कअप जो है ना, उसको हमने ऑप्टिमाइज़ क्यों करना है? क्योंकि अगर हम मार्कअप बहुत ज़्यादा रखें, कोई चीज़ ₹5 की है, मैं उसको ₹50 की बेच रहा हूँ, सो आई एम पुटिंग ₹45 ऑफ माय मार्कअप। तो कोई मुझसे लेगा नहीं, क्योंकि बाकी जगह पर ₹5 की ही मिल रही है, या चाहे मैक्सिमम ₹10 की मिल रही है। सो मेरी प्राइसेस फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, एंड हेंस माई सेल्स वॉन्ट बी एबल टू इंक्रीज इन द सेम मैनर दैट आई विश टू। तो मेरा जो सेल्स टर्नओवर है वो मेरा कम हो जाएगा। इसलिए मार्केट को हमने इतना रखना होता है कि दैट इज़ डाइजेस्टेबल बाय द कंज्यूमर्स, और हमें यानी हमें भी प्रॉफिट मिल रहा है उससे। तो ये था हमारे पास यूनिट नंबर 5 का वन लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 जो है वो बहुत एक नया टॉपिक है, वो सारा का सारा कॉमन सेंस है। उसमें एथिक्स हैं और हाउ टू सेव एनी वाटर है, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें अगर कोई टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ ना आ रही हो, फील फ्री टू मैसेज मी, फील फ्री टू सर्च इट अप, फील फ्री टू यूज़ जीपीटी, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा सारा कॉमन सेंस है। ठीक है, उसमें कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है नहीं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया अपने सिलेबस का एंटायर, जो की पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उनको हमने देख लिया। अब हम आगे आते हैं टुवर्ड्स योर डेफिनेशंस प्रिपरेशन।